राम जी, कैप्टन अभिमन्यु साहब, डॉक्टर हरि सिंह जी जो हमारे राजनीति के पिता हैं, जब हम कम उम्र में थे युवाओं के हीरो रहे ऐसे विजय पुनिया जी, विक्रम सिंह रंधावा जम्मू से आए और इनको मैं काफी हड़ताता रहता था क्योंकि इन लोगों ने जाटों के आरक्षण की अर्जी की थी। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उनसे भी मैंने शिकायत कि मैंने जब चेयरमैन को बुलाया तो उसने कहा था कि उनको अर्जी भी नहीं दे रहे। वो दिलवा के इनसे मेहनत करा के अब वहां जम्मू कश्मीर में जाटों का आरक्षण लगभग हो गया, कैबिनेट में जाना बाकी। बहुत बढ़िया। प्रतिभाशाली बहन रेखा चौधरी, डॉक्टर आदिश मलिक वो है नहीं शायद, सोमवीर चौधरी जी, जयपाल थापा जी, श्री हरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र सिंह चिकारा, सुरेंद्र लोहान और इस कार्यक्रम के बूढ़े रोमान रामावतार पलसानिया, जीएस कलवानिया और हरिनाम तिवारी, ये तीनों बिना साधनों के, बिना किसी सपोर्ट के इन्होंने जो ये काम किया है ये हम किसी नेता से नहीं किया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर सब रह लिए थे, लेकिन समाज को एक जगह इस तरह से और अलग अलग रंग के समाज, विदेश के, देश के, उनको एक जगह बैठाने का काम इन तीनों ने किया है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे बताया कि आप बहुत जगह से लोग आए, विदेश से भी आए हैं, देश के तो आप सब चुनिंदा लोग हो, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो यहाँ बोलने की बात है, मुझे बहुत ज्यादा बोलने की अकल नहीं है और उसकी वजह यह है कि मैं किसी न किसी भाषण में ऐसी कोई गड़बड़ी कर देता हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हो जाता है। बाद मुझे फिक्र रहती है कि कहीं दिल्ली से कोई फोन तो नहीं आ रहा, मैंने उसकी ज्यादा परवाह नहीं। कहा कि तुम कश्मीर के बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि कल जाके वो कोई वजह थी, इस वजह से अगले दिन सुबह मैं तो कपड़े भी नहीं लाया था पटना से। तो मैंने पूछा कि मैं तो बहुत आराम से हूँ बिहार में, आप मुझको क्यों भेज रहे हो? कहने तुम्हें पता नहीं है, किसी को भी भेजूंगा अपने सिस्टम के आदमी को तो हुर्रियत बगावत कर देगी। तुम चरण सिंह जी के साथ रहे, तुम बीपी सिंह के साथ रहे, तो तुम्हारी स्वीकार्यता, तुम नमस्ते भी कर सकते हो और तुम आदाब भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। मैंने इनसे पूछा कि मैंडेट क्या है, क्या क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कोई राजनीति नहीं करनी, दो काम करने हैं। एक तो ये करना है कि आउटरीच करना है, लोगों के बीच में जाना है और डेवलपमेंट करना। आउटरीच मैंने जिस हिसाब से किया, आज मैं सेफली कह सकता हूं कि जब 377 हटाने की बात आई और मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बताया शाम को कि कल 370 हटना है, तो उसने कहा कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? मैं कहा कि यहाँ तो फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन के दिन 10 आदमी मरते हैं, यहाँ तो बुरहान वानी के मरने पे 120 आदमी मरते हैं, लोग चढ़ जाएंगे राजभवन में, मैं तो अपना सामान लेके यहीं आ रहा हूं। मैंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैंने 5 महीने ये किया है कि इन लोगों की भावनाओं को समझ के इनको ये समझाने की कोशिश की है कि 250 लड़के लेके दुनिया की 2 नंबर की फौज से लड़के तुम कुछ नहीं ले सकते। जो मिलना है वो बातचीत से मिलना, लिहाजा इन्हें एक सेंस ऑफ फटीग मैंने पैदा कर दी है कि लड़ना निरर्थक है और मैं श्योर हूं एक भी आदमी सड़क पे नहीं आएगा। और आप आश्चर्य करेंगे, 3 बार के चीफ मिनिस्टर जेल चले गए
के लिए नारा लगाने नहीं आया। कि कश्मीर मुझे बोले कि आप किसी तरीके से कश्मीर पुलिस को हटा के सीआरपी बीएसएफ कर दें। मैंने कहा अगर कश्मीर पुलिस मुझे मारेगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मेरी कोई कश्मीर पुलिस मत हटाओ, क्योंकि मैंने जाते ही उनकी शहादत का जो उनको रुपया मिलता था वो दुगना कर दिया और उनका एक शहीद हुआ था इंस्पेक्टर, उसके घर पे देश के होम मिनिस्टर को लेके गया था और उनके हाथ से उसके भाई को तत्काल नौकरी दिलवाई थी। तो उनका मैंने काम कर रखा है और मुझे ये मैं निश्चित हूँ कि ये देश के साथ रहेंगे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ईद का महीना था, 370 हट चुकी थी, बहुत घबराहट थी क्या होगा। एक भी कश्मीर पुलिस के सिपाही ने ईद के लिए छुट्टी भी मांगी, सब लाइन में रहे और वहीं पे ही उनकी तारीफ करता हूँ, अपनी उनकी करता हूँ कि उन्होंने देश के साथ खड़े रहने का जज्बा दिखाया। और आज भी कश्मीर में एक सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना, जहां भी दुनिया में ये बगावतें हुई हैं या इंसर्जेंसी हुई है, वहां एक सेंस ऑफ फैटिग आती है, थक जाते हैं लोग, यार छोड़ो कुछ नहीं होना। उस तरह की चीज पैदा हो गई है, उसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर उसका इस्तेमाल करके हमने डेवलपमेंट किया कश्मीर, यहाँ बहुत मंत्री लोग ध्यान दे देते हैं उनको ये पता नहीं कि पीओ के लिए चीन का सड़क पीओ के लड़ाई से नहीं किया जाएगा। मेरे पास मैंने बोला प्रेस में, कहा राज तरीका है कश्मीर की इतनी तरक्की करो कि पीओके के लोग ये कहने लगे हम इनके साथ काम नहीं है। मैंने इसको करके देखा, मैंने आउटरीच के नाम पे अपने सारे जो एडवाइजर्स थे उनको कह दिया कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ शिकायतें सुनोगे, सब डीएम्स को कह दिया हफ्ते में एक दिन सिर्फ शिकायतें सुनोगे, सारे आईएएस लोगों को कहा कि 3 दिन गांव में जाओ वहीं रहो। और एक मीटिंग तो ऐसी होती है जिसका फोटो है मेरे पास, जिसमें बुरहान वानी का बाप अध्यक्षता कर रहा है और वो जो दूसरा था एक बहुत मशहूर जोड़ी मरा था उसका बाप भी वहां मौजूद है। और उन्होंने कहा कि ये अफसर हमें मिलते नहीं थे श्रीनगर में, इनको हमारे घर पे भेज दिया, इससे अच्छी क्या बात है। मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो रंधावा जो बैठे हैं ये खड़े होकर मना कर सकते हैं कि गलत कर, तो वहां ऐसा माहौल बना, मेरे करने से नहीं मना करता तो ऊपर वाला है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने नुस्खा दिया था आउटरीच की स्थिति थी, मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता था, फोन में खुद अटेंड करता था और सिर्फ व्हाट्सएप पे एक्शन होता था। एक लड़के का व्हाट्सएप आ गया, उसने कहा मैं और मेरी बहन फुल टाइम काम दे रहे हैं लेकिन मेरे घर में बिजली नहीं है, बिजली की लाइन 1.5 किलोमीटर दूर है। अगले दिन मैंने उसके यहाँ जनरेटर भेजा और इंजीनियर को बुला के कहा, उसने वायरल कर दिया सारी स्टेट में कि मेरे व्हाट्सएप पे जनरेटर आ गया। लेकिन मैंने कहा बेटे जनरेटर इलाज नहीं। इंजीनियर को मैंने कहा कि तुम 15 दिन में 1.5 किलोमीटर लाइन खींचनी थी, लाइन खींच के इसकी टपनी झोपड़ी में था वो बच्चा, उसके घर तक बिजली का कनेक्शन गया और सारे कश्मीर में ये हो गया कि हमारी सुनवाई जरूरी, रोज कोई मौका मिलता नहीं इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं जब गया था तो एक दिन मुझे जो मेरा सहायक है ये वीरेंद्र राणा, इसने बताया कि साहब 20-25 लड़कियां बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं, बुला लो उनको। मैं 2:30 बजे रात तक भी मिलता था, बिना अपॉइंटमेंट मिलता। तो उन्होंने आके बताया कि हम ये हमारी मेरिट लिस्ट है, हम पास हुए हैं, हम इंटरव्यू में पास हुए हैं, लेकिन जब अपॉइंटमेंट का वक्त आया तो महबूबा मुफ्ती ने अपने लोगों को, अपने एमएलए की लिस्ट लेकर उनको लगा दिया, हम आज तक नहीं लगे। मैंने चेयरमैन बैंक को बुलवाया, चूंकि बैंक में 60% हमारा हिस्सा था, मैं कहता मैं जेल भेज दूंगा अगर ये लड़के नहीं लगाए। कैसे लगाऊं, ये 15-20 नहीं है, ये 582 बच्चे। आप हैरत करोगे कि किसी स्टेट में 582 बच्चे पास हुए, इंटरव्यू में पास हुए, सड़क पे हों और नेताओं के बच्चे उन पदों पे बैठे हों, ऐसा कहीं अन्याय नहीं। मैंने कहा 582 लगाने पड़ेंगे
तो उसने कहा कि आप फाइनेंस सेक्रेटरी को कह दें, वो हमारे बोर्ड में होते हैं, वो प्रस्ताव ले आए, हम पास कर देंगे। 3 दिन में उनका प्रस्ताव पास हो गया और मैंने उसकी घोषणा करके जब मैं हॉल से निकला तो बाहर 100-150 बच्चे गुलदस्ते लिए खड़े। मैं भूलता नहीं, एक छोटी सी बच्ची थी, वो मुझे गुलदस्ता देते हुए रोने लगी। क्या हो गया, तुम्हारी तो ईद हो गई, आज रो क्यों रही हो? कहती मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज मुझे लगा कि अल्लाह है और अल्लाह ने आपको हमारे लिए भेजा। उसने कहा मेरी तो सगाई हुई थी अगर ये नौकरी नहीं होती तो। मेरा उससे बाद मैंने उससे वादा ले लिया था कि जब शादी होगी मुझे जरूर बुलाना, मैं आऊंगा। और मैं उस बैंक की मैंने जांच बिठा दी, वो जेल जाने वाले सब अफसर 3-4 घटनाओं की जांच बिठा के आया हूँ, जिनमें एक मिनिस्टर का लड़का जेल चला गया, एक मिनिस्टर के खिलाफ चार्जशीट हो गई है। और एक बात आपको बता दूं, चूंकि मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता था गवर्नमेंट में, लोग जब मुझे मिलने आते थे तो सोचते थे क्या चीज है यार, ये यहाँ पर 1.5 कमरे के मकान में पड़ा। उन्हें मैं कहना चाहता हूँ रुपए पैसे से कोई हैसियत नहीं। वो बड़े डील हो रहे थे उस वक्त जिनमें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत, और उसमें ऐसे लोग पैसा ले रहे थे जो प्रधानमंत्री तक जिनकी पहुंच थी। मैंने दोनों कैंसिल किए। मुझे भी कहा गया कि छोड़ो इनको, हम आपको दे देंगे। मैं तो फकीर हूँ, मेरे पे 6 कुर्ते पजामे मुझे नहीं चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी को आके बताया कि साहब ये लोग हैं, ये आपका नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जेल और भेजे, जांच भी दिखाई। और उन्होंने कहा कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो 3-4 करप्शन के मामलों में जांच बिठा के आज मुझे पूरी उम्मीद है कि 3-4 मिनिस्टर, उनके सहायक, बैंक के चेयरमैन, ये सब लोग जेल जाने वाले। वहाँ इतना करप्शन दुनिया में नहीं, सारे देश में 5% मांगते हैं कमीशन, वहाँ 15% मांगते हैं। अमरनाथ की यात्रा से अमरनाथ की पहली पूजा गवर्नर करता है। जब मैं गया तो 1000 बच्चे थे जो टट्टू लेके आए थे। स्वामी जी एक के बदन पे भी स्वेटर नहीं। और इनकी अय्याशियां, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी स्कूल टीचर थे, लेकिन आज उसके पास 3 एकड़ का मकान श्रीनगर में है, दिल्ली में है, दुबई में है, लंदन में है, फ्रांस में। और कश्मीर का कोई बिजनेस हो, कालीन से लेके होटल तक, सब में उसकी हिस्सेदारी। यहां से इतना रुपया कश्मीर में गया है जिसको सब नेताओं ने खाया, जनता के पास वो रुपया पहुंचा ही नहीं। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बहादुरी का काम किया, लाल किले से घोषणा कर दी कि मैं सरपंचों के चुनाव कराऊंगा। रुपया सरपंचों के खाते में सीधे पहुंचेगा। अब उन्होंने तो कह दिया चुनाव को मुझे कराने में। अब वहां तो जब मैंने देखा कि कैसे होंगे, हुर्रियत ने कहा हम बायकॉट करेंगे, फारूक ने कहा हम बायकॉट करेंगे, महबूबा ने कहा हम बायकॉट करेंगे। मैं दोनों के घर प्रोटोकॉल तोड़ के खुशामद करने गया कि नहीं, ये चुनाव हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लोगों के लिए, उन्हीं को। लेकिन पाकिस्तान का प्रेशर था नहीं, और टेररिस्ट ने कहा कि हम जो भी सरपंच मिलेगा या सरदार मिलेगा या कोई राजस्थान का आदमी मिलेगा, दुनिया ये लोग तो रहना और जीना जानते हैं। पूरी दुनिया में मैं नहीं जानता कहीं 3-3 साल तक अकाल पड़ता। यहाँ तो साधारण बात थी। राजस्थान में खासतौर से शेखावाटी में भी, परली तरफ भी, जोधपुर सेक्टर में भी 3-3, 4-4 साल तक अकाल होता था। और लड़ते झगड़ते जिंदा रहते थे। रजवाड़ों का इतना अत्याचार था कि आप, मैं अभी सवेरे किताब पढ़ रहा था, चौधरी रामदास जी के बारे में थी, वो एक लक्ष्मण गोदारा करके होता, उसकी सारी फसल लूटने आ गए वहां के सामंत पुलिस को लेके, और कलेक्टर खुद आया उसका सामान उठाने के लिए। और उस कलेक्टर ने जब उसको धक्का दे दिया लक्ष्मण गोदारा को, तो लक्ष्मण गोदारा की पत्नी ने मूसल उठा के कलेक्टर के मार दिया, दरोगा का हाथ तोड़ दिया। 307 के
मुकदमे हो गए। और इतना गरीब आदमी था कि रात को खाना बांध के उसकी वाइफ पीछे बच्चे को बांध के पैदल जोधपुर जाते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसमें बलदेव जी, बेटा नाथुराम जी, गंगाराम जी खुद वकील थे, इन्होंने मदद की और वो छूट गए। तो ऐसे अनेकों किस्से हैं जहां जाति हुई, इन्होंने संघर्ष किए। अभी मैं गया था बेंगलोर, वहां शेखावाटी के और जोधपुर मारवाड़ के बहुत चौधरी लोग गए हुए। अपना घर कोई ऐसे नहीं छोड़ता है, कठिनाई में होंगे तो गए होंगे, लेकिन उन्होंने वहां जाके अपने भाग्य का निर्माण किया। और आज उन्होंने तेजा जी के नाम पे बड़ा भव्य मंदिर बनाया है। और अच्छी सूचना आपको देना चाहता हूं कि सारे उसी लिबास में थे जिसमें मरुधरा के लोग रहते हैं, खासतौर से औरतें, सब वही लाल रंग के कपड़े, वही बोलना, वही अपना पहनावा, किसी ने नहीं छोड़ा है। हमारे जो फौज के लोग हैं, शेखावाटी में गांव में हरि सिंह जी जानते हैं कि हर गांव के बाहर एक शहीद की प्रतिमा होती है। हर गांव में अंदर एक वीरांगना बच्चे को पाल रही होती है। तो मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि क्यों धक्के खाते हो हरिद्वार में? तीन तो ये हैं, बच्चा शहीद होता है, जिस दिन उसका दाह संस्कार होता है उस दिन वो टीवी वाला पहुंच जाता है, उसके बाप के मुंह के ही अड़ा देता है। आपको कैसा लग रहा है? लेकिन उस बात को मैं शानदार मानता हूँ। जवाब में कहता है छोटे को भी भेजूंगा। मैंने जाते ही पहले विजिट किया, सब जो बॉर्डर पे हमारे लोग लगे हुए थे, उनको भी जो श्रीनगर में भी लगे हुए थे, उनको मैंने कहा कि दो चीजें आप साफ कर लो कि गोली आए तो उसका जवाब गोली से नहीं देना, गोले से देना। इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की गोलियों के जवाब में गोफर्स चली, और जिस दिन गोफर्स चलती थी उसके दूसरे दिन वो समझौते की बात करने लगते थे। दूसरे दिन ये कहा कि जो पत्थरबाज हैं उनकी मैं तरकीब जानता था, उनको कैसे ठीक करना है। श्रीनगर में 250 लोग थे जो इन पत्थरबाजों को पैसे देते थे, पनाह देते थे। मैंने सब उठवा दिए पत्थरबाजी इस तरह की होती थी कि हमारे सिपाही को पीटते पे चले जाते और सिपाही बेचारा पीटता हुआ चला जाता। मैंने कहा खबरदार, अगर कोई पत्थर मारे तो पलट के गोली मार देना, मैं देखूंगा तुम पे कोई इन्होंने इसीलिए महबूबा की सरकार तो ली थी क्योंकि उसने उस दुबई के ऊपर मुकदमा चलाने की बात की थी जिसने वो पत्थरबाज बांध रखे। तो इतना हौसला हमारे लोगों का बढ़ा हुआ था और बढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान इस तरफ देख भी नहीं सकता। और टेररिस्ट तो 250 है, अगर फौज तय कर ले तो एक हफ्ते का काम। मैंने समझाया भी बहुत, मैंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया खतरा उठा के कि मैं इनको कह रहा हूं कि तुम हथियार रख के चले आओ, राजभवन में खाना खाओ और मुझे समझा दो कि कैसे तुम सुपर पावर से कुछ ले लो। अब मुझे वहां मैं एक काम किया, मैं ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है इनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता था, क्योंकि वो कभी सही राय नहीं देते थे, ना दिल्ली को यूनिवर्सिटी में मैंने उन लड़कों का पता कराया जो राष्ट्रीय गान पे खड़े होते थे। मैं समझ गया ये देश के साथ हैं। उनमें लगभग 200 लड़कों को मैं बुलाता रहता था, चाय पीता रहता था। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम ना तो हिंदुस्तान के साथ हैं, ना पाकिस्तान के साथ हैं, ना हुर्रियत के साथ हैं, ना महबूबा के साथ हैं, ना उमर के साथ हैं। हम नाराज जरूर हैं। उनका नाराज तो फिर क्या करोगे? कहने अब तो मौलवी हमको एक ही बात बता रहे कि जिहाद करो, मरो और जन्नत चलेगा। मैंने कहा क्या तुम बेवकूफी का? मैंने पब्लिक स्टेटमेंट किया कि ये जो जन्नत के लिए लड़के मर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। ये तुम्हारा धार्मिक अकीदा है, मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिना मरे 2 जन्नत दे रहा हूँ, तुम उसको क्यों नहीं लेते हो? एक जन्नत वो है
जहां घोड़े से उतर के जहांगीर ने कहा था कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। उसको लो, उसको चलाओ, हम तो दिल्ली चले जाएंगे, तुम्हारी है, उसको ठीक से चलाओ। और फिर अच्छे मुसलमान के तौर पे जब मरोगे तो दूसरे वाली भी मिलेगी। कोई जवाब नहीं था उनके पास। और नतीजा ये हुआ था कि गिलिंग भी बहुत कम हो गई थी, हमले भी बहुत कम हो गए थे। हथगोले वगैरह फेंकना कभी महीने में एक आध जगह कोई लड़के ने फेंक दिया पैसे लेके, वो अलग चीज है, लेकिन काफी चीजें नॉर्मल हो गई। मैं फिर बह गया। फिर ये जो कश्मीर है ना, ये ऐसा ही है जैसे शराबी रात को पी लेता तो सुबह तक मार रहता। लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती जिसके 50% पे मैं खा जाता हूँ। तो मैं इसका चक्कर बंद करता हूँ और मैं अपने सवालों पे आना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी कौम की तरक्की ना रुपए से होती है, ना पैसे से होती है, ना 4 छल्लों की गाड़ियों से होती है जो दहेज में मांगते हो और देते हो, और ना बुढ़े का 40 ग्राम का खाना करते हो। एजुकेशन से हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मुझे इस बात की खुशी है, मैं गया था परसों महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में, 11 मेडल थे, 10 लड़कियों पे थे, 1 लड़के पे। राष्ट्रपति जी, वहां 22 मेडल थे, 2 लड़कों पे थे गोल्ड मेडल, 20 लड़कियों को। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी बच्चियां, जिनको हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते थे, उनको जब मौका मिल जाता है तो वो बहुत आगे जाती हैं। तो एक तो इनको मरवाओ मत, पैदा होने दो, और फिर इनको तालीम दो। चूंकि एक पुरुष की तालीम एक पुरुष की तालीम है और एक लड़की की तालीम एक परिवार की तालीम है। और ये आगे बढ़ेंगे। लड़कों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे कहीं दिख नहीं रहे, कॉलेज में जब भी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में कहता हूँ भाई समझ जाओ, अब तो कुश्ती का भी मेडल लड़कियां ला रही हैं, मुक्केबाजी का भी मेडल ये ला रही है, टेनिस का भी मेडल ये ला रही है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रोटी बनानी नहीं आती। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी बंद करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ये दुनिया इतनी तेजी से, रणजीत सिंह ने ठीक कहा कि जितनी तरक्की पिछले 50 साल में हुई, उतने पिछले 5 साल में दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन बढ़ेंगे वो जिनके पास एजुकेशन है। एजुकेशन का जो एम्पावरमेंट है वो किसी चीज का नहीं है। एक मिसाल देके अपनी बात को नजदीक कर दूं। अमेरिका की विदेश मंत्री थी कोंडालीजा राइस, दुबली पतली अफ्रीकन मूल की, देखने में साधारण से भी कम, लेकिन अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर बनी अपनी तालीम के बल पे, अपनी पढ़ाई और अपनी काबिलियत के बल पे। चूंकि अमेरिका में कोई बिरादरी की वजह से नहीं बनता या कोई सिफारिश से नहीं बनता, तो वो बहुत काबिल थी। तो जो गद्दाफी था लीबिया का तानाशाह, ये जब हटाया गया तो विद्रोहियों ने इसके दफ्तर को लूटा। उस दफ्तर ने एक डायरी मिली जिसमें गद्दाफी ने लिखा था कि मुझे सबसे ज्यादा जब आता है जब ये लिटिल कोंडिया में, छोटी सी कोंडालीजा राइस अरब शेखों को धमकाती है। वो अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी और अमेरिका की ताकत उसे उसकी तालीम की वजह से मिली। एजुकेशन का एम्पावरमेंट, पढ़ लिख के हमारे लोग बहुत आगे तक गए हैं, बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा रुझान जो है वो दूसरे तरह के कामों में हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक तो दहेज छोड़ दो। जो 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हो, ये कोई ये बड़ी बेशर्मी है। बूढ़ा कोई अमरनी हो जाएगा, सूरजमल नहीं बन जाएगा 40 गांव के लोगों को खाना देगा, इसको छोड़ दो। और पैसा आते ही कोई शानदार बैठक ठोकना छोड़ दो। बच्चों को बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में, विदेश में, देश देखिए दुनिया में उन्होंने राज किया, उन्होंने तरक्की की, जिन्होंने शिक्षा को तवज्जो दी। मैं इंग्लैंड की मिसाल सब जगह देता हूँ। वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था,
ब्रिटेन का बजट पेश हो रहा था, प्रधानमंत्री ने सब मदों में कटौती की, लेकिन शिक्षा की मद में एक पैसा कम नहीं किया। सारा विपक्ष खड़ा हो गया, उसने कहा कि शिक्षा में पैसा कम क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटे हुए मकान दोबारा पाने के खिलाफ बोलता रहा है, कई बार कारखाने फिर खड़े कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी खराब हो गई तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी। लिहाजा एक पैसा कम नहीं। शिक्षा के बारे में ये दृष्टि रखी है, वही कौमें आगे बढ़ी। तो हमारे को मैं देखता हूँ, स्वामी जी जानते होंगे, हमारे इलाकों में तो सारी संस्थाएं, उदयवान जी को पता है, जिनमें हम पढ़े, हमारे पिताजी पढ़े, सारे हमारे बुजुर्गों ने 2-2 पैसे इकट्ठा करके बनाए। सरकार तो कुछ करती नहीं थी। तो अब फिर कह रहा हूं कि कुछ पैसा अपने जो शौक हैं, इसका पैसा निकाल के अपनी शिक्षण संस्थाओं में लगाओ। और देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज इतने बड़े देश के पास 10 या 12 नोबेल प्राइज, जिनमें से 5-6 उनके हैं जो विदेश चले गए। एक मदर टेरेसा का है, हमारे तो 5 या 6 नोबेल प्राइज है। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी को 100 से ज्यादा नोबेल प्राइज है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी को 80, 90, 100, 110 नोबेल प्राइज है। क्योंकि वहां एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा होता है और एजुकेशन को लोग तवज्जो देते हैं। रूस जो वहां के बड़े धनी लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक अपनी 90% से ज्यादा आमदनी की अपनी चैरिटी करता है। वहां के जो म्यूजिशियन हैं, लॉर्ड गिल्डोफर लेवी, वो दोनों न सिर्फ अपनी पैसे की चैरिटी करते हैं, बल्कि हेड ऑफ द स्टेट से ज्यादा के पैसा मांगते हैं और शिक्षा पे खर्चा करते हैं। और हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा सेठ है, वो तो अपनी लड़की की सगाई में 300 करोड़ रुपया चेक से और 1000 करोड़ बिना चेक के खर्चा करता है एक दिन का लड़की की सगाई। और जब उससे पूछा जाता है तो कहता मैं तो चैरिटी वैरिटी करता नहीं। 14 तल्ले का मकान है उसका बंबई में, एक तल्ले में उसके कुत्ते रहते हैं, एक तो उसके नौकर रहते हैं, एक तो उसकी गाड़ियां रहती हैं। अब इतना बड़ा अपराध, और मैं ये कहता हूं कि इनको कभी सम्मान की निगाह से मत देखना। ये सड़े हुए ये सड़े हुए आलू की गोरी जैसे हैं कि ये समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो मैं अपने समाज के जो बड़े लोग हैं, अपने समाज के जो भामाशाह हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी आमदनी का हिस्सा शिक्षा के लिए जरूर दें, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। जो कुरीतियां हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, उनको कम करो। बहुत तेजी से बढ़ रही है बहुत सारी बहुत तरह की चीजें, उनको कम करके आगे बढ़ो और कौमें वही तरक्की करती है। आखिर में कहना चाहता हूँ जो अपने दोस्तों को याद रखती है। हमारा दोस्त ने मेरे बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म बना रखी थी, लेकिन आज का समाज महाराजा सूरजमल और तेजा जी के आगे रुक नहीं गया। ऐसा करो कि हर पीढ़ी में से इस तरह के लोग निकले। महाराजा और थोड़ी तवज्जो रणजीत सिंह जी पे भी दो, ज्ञान बताओ लोगों को। मैंने रणजीत सिंह जी पे जितनी किताबें उपलब्ध हैं सब पढ़ी। इतना ताकतवर राजा था, जबकि 7% सिख थे पंजाब में से, कि अंग्रेज पे संधि करनी पड़ी कि सतलुज से परे हम नहीं जाएंगे, सतलुज से इधर तुम नहीं आओ। एक ये जितने जींद और पटियाला हैं, ये अंग्रेजों की वो थे प्रोटीन्स के, अंग्रेज इनको सपोर्ट करते। तो एक बार पटियाला की रानी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया। रणजीत सिंह की रिश्तेदार थी, उसने चिट्ठी लिख दी कि आगे हमारा फैसला करा दो। रणजीत सिंह जी फौज लेके पटियाला आ गए। पटियाला नरेश ने डलहौजी को लिखा कि साहब ये तो संधि का उल्लंघन है, ये तो सतलुज से इधर आ गया है, इसको तो हमला माना जाना चाहिए। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि क्या करूं। लंदन ने डलहौजी को कहा कि छेड़ मत, 8-10 दिन में चला जाएगा, वरना छेड़ने में पूरा राज भी जा सकता है। तो आपके राजे रजवाड़े नेता
जी को देखने का मुझे अवसर नहीं हुआ, लेकिन वो ये सेटल कर गए, ये मुद्दा खड़ा कर गए कि फसल का दाम छोटू राम तय करेगा, वायसराय नहीं करेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सिंह जी को तो मैंने देखा, मैंने देवता नहीं देखे, लेकिन देवता और आदमी के बीच में कोई चीज होती है तो वो मैंने उनसे उनके बहुत नजदीक रहा हूं। एक दिन मिलने के लिए गया तो स्वामी जी वो बोले, जो बैठे रहते थे डेस्क पे, बनियान में थे, और जो नाम होता था उसमें ये बोले, भाई तेरी माता जी बहुत कंजूस है। मैंने क्या होता, देखो मेरा फटा हुआ कुर्ता था, उसका बनियान बना दिया और पहने हुए तो इतने सीधे और अच्छे आदमी थे। लेकिन एक बात उन्होंने हमें सिखाई, जिसको मैं आज तक मानता हूं, कि अपने वर्ग के सवालों पे कभी समझौता मत करो, उस पर बराबर लड़ते और मुरारी तक अपने वर्गों के लिए लड़ते रहे। नुकसान भी उठाया, फायदा भी मिला, लेकिन वो ऐसा काम करके चले गए कि उनसे बहुत चीजें सीखनी थी। उन्हीं ने कहा कि दिल्ली का रास्ता खेत से होके जाता है। अब तो हम इन चीजों को देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, सोचते भी नहीं। तो ये जो हमारे नेता हैं, कुंभाराम जी थे, नाथूराम जी थे, गंगाराम जी थे, नई पीढ़ी को ध्यान भी नहीं है। तुम्हारे पुरखों को तो खेत नाम नहीं थे, तुम्हारे तो सामान उठा के ले जाते थे, तुम्हारे ऊंट खोल के ले जाते थे। इन्होंने तीनों ने, आप एक हैरत करो, दिल्ली में सरकार बन रही, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कैंडिडेट को कहा गया कि तुम स्पीकर हो जाओ। उसने कहा मैं तो स्पीकर नहीं बनूंगा, क्योंकि स्पीकर में तो मांग नहीं है, मुझे तो मंत्री बनना है। लेकिन इन तीनों ने अपनी मर्जी से रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लिया और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लेके तहसीलदारों को कह दिया कि खेत पे चले जाओ, जो खेत पे हल लिए खड़ा उसके नाम जमीन लिखो। और इन्होंने पार्टी के किसानों के नाम जमीनें करा दी और उनको अन्याय से बाहर किया। तो एक तो इनको भूलो, धीरे धीरे भूल रहे हो, नहीं करता हूं ज्यादा से छोटू राम जी को भूल रहे हो। मैं बहुत सभाओं पूछता हूं, बताना भाई, बहुत थोड़े हाथ उठते हैं। अरे ऐसा शानदार आदमी कि जिसने जिन्ना को कह दिया हो कि 24 घंटे में लाहौर छोड़ दो, मैं जेल भेज दूंगा, और तुम्हें वो भी याद नहीं। सीखो और इनसे ये सबक लो कि ये है हमारी लड़ाई। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी लड़ाई, हमारे समाज की लड़ाई है, एक तो धरती भी खिलाफ है आपको, बाकी कौमें तो नहीं। जहां चले जाओगे 10 आदमी तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हुए मिलेंगे, लेकिन जब अपनी एकता में रहोगे तो कोई कुछ नहीं। हम यही हमने है कि हम अपनी एकता में हीर रांझा किसने लिखी है भाई साहब? हीर रांझा जो लिखी थी, उसका मैं नाम भूल जाता हूं। वारिस शाह ने आपके, मैं आपकी सिर्फ शामिल करने नहीं आया, वारिस शाह ने आपके 17 अवगुण गिनाए। उन 17 अवगुण में एक तो ये है कि तुम कभी भी अपने भाई के साथ भी न्याय नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि दूसरे की जूती में बैठोगे, अपने का अपमान करोगे, कभी इकट्ठा नहीं रह सकते। और इसको देख लो आप, अपने भाई की जलन में रहोगे, आपसदारी नहीं दिखाओगे। ये हमारा कैरेक्टर हो गया, इससे बाहर निकलो, इकट्ठा रहो, अपने लोगों की मदद करो। अफसर कोई बन जाता है तो वो गुप्ता जी की मदद करेगा, लेकिन किसी डागर की, किसी साउथ इंडिया की एक कहावत है कि जब साउथ इंडियन दिल्ली आता तो पहला टेलीग्राम अपने घर करता है रीच्ड सेफली, अगले दिन करता है मेट बाला सुब्रमण्यम एंड गॉट ए जॉब, और तीसरे दिन करता है सेंट कल्याण सुंदरम। इस वजह से सारी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में साउथ इंडियन भरा हुआ। आप वाला नहीं करता इस काम, वो कोई मदद नहीं करता अपने आप में। तो मदद करनी सीखो। एक उन्होंने की थी, कभी बलदेव जी ने की, बिरधा जी ने की, अब तो दूसरी दुनिया हो गई। अब
अपने को जाट बताते हुए शर्म आती है। बच्चों के ऐसे नाम रखने लगे ताकि पता नहीं चल जाए कि जाट। तो एकता रखो, आपस में लेना देना करो, एक दूसरे की मदद करो और सब गोवा आ जाओ, राजभवन में ठहरो। ये है मेन मुद्दा। वो आओ मौज लो। कुछ पता नहीं है, किन दिन तबादला हो गया, 4 हो चुके हैं। कोई आप में से बचना नहीं चाहिए जो वहां आया। अब आके आओगे तो उन कमरों में ठहराऊंगा जिनमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। एक कोने में 2 कमरे ले रखे हैं, तो उनमें रहता हूँ। बच्चों के वो जो आलिशान जगह उनमें नहीं रहता हूँ जी। ये अव्यवस्था बहुत गलत चीज है। आप आइए, मैं आपको बता देता हूँ और आखिर में फिर मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है। यही तो सोच रहा मैं, इतनी देर से चुप कैसे बैठे हैं। जाट से ठाए भी ना रहे। इतने चुप कैसे बैठे। राजस्थान में देखता हूँ 50-70 साल में आज तक मुख्यमंत्री हमारा नहीं बना। क्यों नहीं? एक दूसरे के काम काट लेते हैं। यही हमारा यूपी में हाल है, हरियाणा का तो आप पूछो ही मत। तो ये इसको छोड़ के आपसदारी और एकता, हरियाणा के 24 लोगों को मैं एक बात की मुबारकबाद दूंगा। बीजेपी वाले मेरे से नाराज हो जाएंगे कि उन्होंने कम से कम एक बार ठोक के दिखा दिया कि हम इस आदमी की यूं ही बढ़िया बात है जो है मुंह पे है। जिंदाबाद।